आप सभी को जय हिंद। अभी हाल ही में आप सबने देखा कि किस तरीके के यूजीसी गाइडलाइंस आए और पूरे भारत में उसका विरोध हो रहा है। पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि यूजीसी जो गाइडलाइंस हैं वह हैं क्या। इसके पहले भी ये गाइडलाइंस थे। यूजीसी के कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार विश्वविद्यालयों में उस नियम के अनुसार विश्वविद्यालय चलाए जाते हैं और ये छात्र के हित में होते हैं। 2012 में यूजीसी के गाइडलाइन में ये लिखा गया कि एससी एसटी वर्ग जो है उनके खिलाफ यदि अपमानजनक कोई टिप्पणी करता है ओबीसी या जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी, तो उन पर जो है जांच बैठेगी, कमेटी बैठेगी, जांच होगा। यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको उचित कार्रवाई उन पर की जाएगी। लेकिन यदि दोषी नहीं पाए जाते तो जिसने दोषारोपण किया हुआ है, जो गलत दोषारोपण किया है, उसको ही दोषी माना जाएगा और इस पर जो है केस किए जाएंगे। और इस कारण से बहुत ज़्यादा केसेस झूठे नहीं आ पाए, क्योंकि आपको पता है कि दोष असिद्ध होगा तो आपको खुद सज़ा मिलेगी। लेकिन अभी जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने ये प्रावधान लाया है यूजीसी गाइडलाइन में कि जो भी एससी एसटी हैं वो तो रहेंगे, अब ओबीसी समाज को भी उसमें शामिल किया गया है। अब ओबीसी समाज, एसटी एससी समाज वर्सेस जनरल कैटेगरी हो गया है कि जनरल कैटेगरी के लोगों द्वारा यदि इन समाज पर टीका टिप्पणी किया जाता है, वो चाहे लिंग आधारित हो, जाति आधारित हो, धर्म के आधार पर हो या दिव्यांगता के आधार पे हो, किसी आधार पे हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई करने के बाद जो है उन पर कार्रवाई करने के लिए उन पर कमेटी गठित होगी और कमेटी में जो कमेटी के सदस्य रहेंगे उसमें कोई सवर्ण नहीं रहेगा। दूसरी ये चीज़ है कि देखिए, अगर आपने रूल्स बनाए हैं तो रूल्स बनते ही हैं कि समानता लाया जाए, लोगों को और बेहतरी की तरफ मोड़ा जाए, शांति से, बंधुता से पूरी तरीके से एक विश्वविद्यालय जो है प्रगति करे, शोध करे, आगे बढ़े। लेकिन आपने डिस्क्रिमिनेशन जो है बच्चों के मन में बिठा दिया है। आपने जो रूल लाया है, कितना ज़्यादा किस स्तर पे आके उसका शोषण हो सकता है आपकी गवर्नमेंट्स को क्या पता नहीं है। आपके पास पूरे भारत के सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो है ऑफिसर्स हैं, बेस्ट क्वालिटी के ब्यूरोक्रेट्स हैं आपके पास। क्या उनको ये नहीं पता है कि किस तरीके से 95% केसेस एसटी एससी के जो है समाज में गलत लगाए जाते हैं, वो फर्जी होते हैं। तो क्या विश्वविद्यालयों में इसका जो है दुरुपयोग नहीं होगा? समाज के स्तर पे जब इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है तो जहाँ बच्चे रहते हैं आपस में जो है बहस होती हैं, आपस में आर्गूमेंट्स होते हैं, बच्चे हैं, दोस्ती यारी होती है, प्रेम मोहब्बत होता है और बहुत प्रकार के जो है वहाँ पर विरोध होते हैं। अगर ऐसे कंडीशन में जनरल कैटेगरी के बच्चों पर यदि कोई एसटी एससी या ओबीसी समाज से आता है और कहता है कि तुम मुझसे दोस्ती करो, वो लड़का या लड़की जो जनरल कैटेगरी से आता है अगर ना बोल देता है तो वो तो जाके बोल देंगे कि सर जो है मुझ पर जो है टीका टिप्पणी किए हैं, किसी प्रकार का जो है शब्द प्रयोग किए हैं। और अभी हाल ही में अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रहा है, दिल्ली के विश्वविद्यालय में ये घटना घटी हुई है। और दूसरी ये चीज़ है कि इस तरीके से जिस समाज में बैक ऑफ माइंड ये है कि किसी न किसी प्रकार से हमारा शोषण किया जा सकता है, किसी न किसी प्रकार से हमें प्रताड़ित किया जा सकता है। आप सोचिए, एक जनरल कैटेगरी का बच्चा विश्वविद्यालय में जाएगा तो क्यों जो है बंधुता को आगे बढ़ाएगा? क्यों एससी एसटी या ओबीसी जो है वर्ग के बच्चों से जुड़ने की कोशिश करेगा? जो कि होना चाहिए। एक विश्वविद्यालय में लोग आपस में मिले, अलग अलग कल्चर्स को शेयर करें, अलग अलग थॉट्स को शेयर करें, एक दूसरे को समझें, तब जाके यही बच्चे जब आगे समाज में जाते हैं तो ये बंधुता बढ़ाते हैं, यही समानता लाते हैं, समाज में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इस हिसाब से तो विश्वविद्यालय में ही शोषण शुरू हो जाएगा। वो शोषण शिक्षक स्तर पे होगा, वो विद्यार्थी के स्तर पे होगा। और सिर्फ क्या जनरल कैटेगरी के बच्चों पर किसी प्रकार का महिला सूचक या जाति सूचक और विभिन्न प्रकार के, मान लीजिए ब्राह्मण है, उस
ब्राह्मण का बच्चा है या बेटी है, उसको शिखा काटने के लिए ज़बरदस्ती अगर कोई वहाँ पे बोल रहा है तो वो तो नहीं काटेगा। लेकिन अगर ज़बरदस्ती कर रहा है, वो केस कहाँ करेगा? अगर कोई क्षत्रिय है, कोई भूमिहार है, कोई ब्राह्मण है, उस पर कोई जातिगत टिप्पणी करता है या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो कहाँ जाके शिकायत करेगा? उसके लिए तो आपने दरवाजे नहीं खोला। कहने का मतलब है कि किसी को पीछे ढकेल के आप किसी को आगे कर रहे हैं। ये नीति नहीं होती। ये जो है कल्याणकारी राज्य की विशेषता नहीं है। कल्याणकारी राज्य तो ये कहता है कि जो बहुत पिछड़े हैं उनको एक्स्ट्रा पुश देकर, उनको एक्स्ट्रा बल देकर उन्हें जो है एक शक्ति दी जाती है, जिसको बोलते हैं युक्ति युक्ति भेदभाव। तो आप जो है विपरीत जो है भेदभाव कर रहे हैं। अगर जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ भेदभाव होगा और उनको फंसाया जाएगा तो वो अपनी बात रखेंगे कहाँ? आपने तो सारे दरवाजे बंद रखे हैं। नागरिक होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते उसका दायित्व तो बनता है कि वो उस पर झूठे केस ना हो। अगर केस हो भी जाते हैं तो अपनी दोष को सिद्ध कर पाए। आपने वहाँ पे शब्द लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो कोई कुछ कह देगा। आपने दूसरा ये किया है कि उस व्यक्ति का नाम जिसने दोष लगाया हुआ है उसका नाम गुप्त रहेगा। आपने नाम गुप्त रखा है और दोष असिद्ध भी होता है तो उसको कोई हाईलाइट ही नहीं होगा। वो बच्चा ऐसा कुकृत बार बार करेगा, एक के साथ किया फिर दूसरे के साथ करेगा फिर तीसरे के साथ करेगा, क्योंकि बहुत बच्चों का मोटिव ये नहीं होता कि वो पढ़ना है, उनका अराजकता है, उनको राजनीति में आना, उनको हाईलाइट होना, ये तमाम चीज़ें वो करते रहेंगे और वो इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो केसेस लगा देंगे और फिर डिमांड करेंगे पैसे की, बैक ऑफ डोर। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो मेंटली परेशान होंगे। और मान लीजिए कि किसी बच्चे पर झूठा सिद्ध आरोप लग भी जाता है, अगर उसको सज़ा भी मिल जाती है तो वो तो फ्रस्ट्रेशन में कोई भी अपराध करने के लिए जो है उत्सुक हो जाएगा। आप इनडायरेक्टली आप उसे जो है करेज दे रहे हैं, आप उसे पुश कर रहे हैं कि वो क्राइम करे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसे जो है सरकार को बहुत गहराई से समझना चाहिए। दूसरी ये चीज़ है कि समाज में बंधुता बढ़ाने के लिए आपको हर समाज के दृष्टिकोण को देखना होगा। संविधान रचने वाले जो योग्य पुरुष रहे हैं, योग्य महिलाएं रही हैं, उन्होंने इसलिए संविधान को नहीं बनाया था कि आप किसी को ऊपर उठाने के लिए आप किसी को नीचे दबा दें, किसी एक रेखा को बड़ा करने के लिए उसके बगल वाली दूसरी रेखा को आप मिटा दें। मिटाना नहीं है, सवर्णों के साथ भेदभाव नहीं करना है, आप सबको मौका दीजिए। जैसे वो एक विद्यार्थी होते हैं वैसे एक विद्यार्थियों का कौन सा जाति होता है, कौन सा पंथ होता है। विद्यार्थी होते हैं, उन्हें ज्ञान लेना होता है, उन्हें आगे बढ़ना होता है, उन्हें समाज की उन्नति करनी होती है। तो ये बात जो है बीजेपी सरकार को समझनी चाहिए और बीजेपी को ये भली भांति पता है कि वो वोट बैंक कर रही हैं। आज जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो क्यों नहीं बोल रही हैं? क्योंकि उनकी ओबीसी समाज उनका वोट बैंक है और उस वोट बैंक के चक्कर में वो कोई आवाज़ नहीं उठा रही हैं। आज उनके लिए नरेंद्र मोदी सही कैसे हो गए, आज उनके लिए बीजेपी कैसे सही हो गई? देखिए, इस बात से जनता को ये समझ लेना चाहिए कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं सब। आप अपने हित में अगर बात नहीं कर पाएंगे, यदि आप अपने लिए सजग नहीं रहेंगे, आपका कोई नहीं हो सकता। ये सारी राजनीतिक पार्टियां अपने सुख के लिए, अपना स्थायित्व के लिए कि ये राजनीति में बनी रहें, ये किसी भी स्तर तक जा सकती हैं। ये हमारे आपके टैक्स के पैसे से एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, ये पत्रकारों को खरीदेंगे, इनकी खरीद फरोख्त चलती रहेगी और ये वोट बैंक की राजनीति इतनी घटिया स्तर पर गिर जाएगी, कभी किसी ने सोचा नहीं था। और राजनीतिक पार्टियां तब तक ये करती रहेंगे जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। हमारी आपकी जनता जागरूक नहीं है, हम आप अपने हक के लिए लड़ते ही नहीं हैं। हम तो गवर्नमेंट का बखान करने के लिए जो है बैठ गए हैं कि गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट, अरे वो सेवक है हमारे। जनता राजा है, जनता सेवक नहीं है। लेकिन जनता जो है मार खा रहा है, लाठियां खा रहा है, जनता बोल नहीं सकता, उसके घर में ईडी आ जाएगी। जनता अपना डिमांड करती है तो उसको मारा जाता है, उसको पुलिस उठा के लेके चली जाती है। तो बोलेगा कौन? सरकारी तानाशाही आ गया,
लोकतंत्र को बचाने के लिए जिनकी नियुक्ति की गई है, जिनको जनता ने वोट देकर बनाया हुआ है, वही अब जो है जनता पर राज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिल लाया जाता है तो उसके पहले जो है समाज में अलग अलग तबके के लोग जो है उसके प्रोज एंड कॉन्स पर डिबेट करते हैं। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है, कोई न्यूज़ नहीं दिखाया गया, न कोई पत्रकार इस पर बात कर रहा है, और रातों रात जो है बिल पास हो जा रही है। दूसरी ये चीज़ है कि समाज के लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने एक वोट की कीमत समझें। अगर आप एक वोट की कीमत नहीं समझेंगे, ये आपको आपकी औकात दिखाएंगे। आप इनकी औकात दिखा दीजिए। हर राजनीतिक पार्टी वाला आपके घर आता है, आपके शहर आता है, उससे सवाल करिए। अपने आसपास के जो प्रश्न हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको उसके सामने रखिए, उसको उठाइए। कोई ज़बरदस्ती है कि हमारी जो है मजबूरी है क्या कि वोट देना है इस पार्टी को? नोटा किस लिए बनाया गया है? मत दीजिए। कहने का मतलब सीधे सीधे यही है कि यूजीसी के जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस आने चाहिए, नियम बनने चाहिए जनता के हित में, देश के हित में। अगर रूल्स नहीं बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? बात रूल्स की नहीं, बात है लूप होल्स की। वो जहाँ पर किसी का शोषण हो सकता है उसको बदलने की बात हो रही है। आप बदल दीजिए। आप कमेटी में जर्नल्स को भी बैठाइए, जो कमेटी जांच करने के लिए बैठ रही है उसमें जर्नल्स को बैठाइए। सेकंड ये चीज़ है कि कमेटी में महिला भी बैठाइए, एक कानून का ज्ञाता भी बैठाइए, विशेषज्ञ किसी को कमेटी में। और तीसरी ये चीज़ है, अगर दोष असिद्ध होता है और जो जिसने आरोप लगाया है उसके ऊपर जो है कार्रवाई करिए। देखिए अपने आप ही केस ख़त्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा जो लूप होल है यहाँ पर एक चीज़ है, अगर वो SC ST समाज से, OB समाज से, ये हमारे दुश्मन नहीं, हमारे सब भाई हैं, हमारा समाज है, हमारा मुल्क है, हमारा देश है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां वाले विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए उस समाज से उठकर किसी स्त्री या पुरुष को कोई पसंद करता है, उससे दोस्ती करना चाहता है, और जनरल कैटेगरी के बच्चे या बच्ची ने उसे ना बोल दिया, और वो जाके केस कर देगा। दिल्ली में अभी यही हुआ, और पूरे भारत में यही होगा। और केस कर देगा, वो प्रताड़ित होगा, वो मेंटली परेशान होगा, उसकी डिग्री रद्द की जाएगी, उसको सज़ा दिया जाएगा। सुनने वाला कौन है? उसके घर वाले। घर वाले क्या कर लेंगे सुन के? कानून कहाँ जाएगा? कितने बड़े स्तर पर जो है उनकी कमेटी, और कितने बड़े स्तर पर उस बच्चों का शोषण हो सकता है, ये अभी जो है सरकारों को नहीं पता है। क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो सरकारें इस प्रकार का गेम खेलेंगी, खेलती रही हैं। हर सरकार, जनता को जागरूक करना होगा जो जहाँ है। ट्वीट के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से लोगों को जागरूक करके इसका विरोध करें, बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं जागे तो ये आरक्षण का खेल ऐसे चलता रहेगा, कोई मतलब नहीं। अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुना होगा कि नीट पेपर में -40 नंबर पाने वाले को सेलेक्ट किया गया है। कहने का मतलब है, अगर मैं ST SC समाज से आता हूँ तो मुझे पेपर में बैठना है, बस बैठने भर से मेरे 0 नंबर आ जाएंगे। और -40 वाले से 0 नंबर का मतलब होता है टॉप किया मैंने। तो मैं क्या करूँगा? आप योग्यता तो दिए ही नहीं, आपने स्किल दिया ही नहीं, मैं कैसे ऑपरेशन करूँगा? मैं कैसे इलाज करूँगा? कहने का मतलब है कि अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण में बदलाव बहुत ज़रूरी है। आरक्षण आज भी ज़रूरी है। आरक्षण के माध्यम से आप उन्हें साधन प्रयोग दीजिए। आरक्षण साधन के लिए है, योग्यता को मत घटाइए। आप फ्री में भोजन दीजिए, फ्री में स्कूल दीजिए, फ्री में कॉलेजेस दीजिए, फ्री में किताबें दीजिए, फ्री में लाइब्रेरी दीजिए, फ्री में वाईफाई दीजिए, सब कुछ फ्री कर दीजिए। जो कुछ हो सकता है ST SC OBC समाज, EWS के लिए जो भी हो सकता है आप फ्री कर दीजिए, एवरीथिंग फ्री। लेकिन बात जब दौड़ने की आती है तब वहाँ पर इतना बड़ा गैप मत रखिए, क्योंकि स्किल और योग्यता नहीं रहेगी तो आपका राष्ट्र कभी विकसित नहीं हो पाएगा।
क्योंकि छवि इतनी गंदी बनती जा रही है, कोई स्किल ही नहीं है। और एक तो भ्रष्टाचार तो आप पूछिए मत, पैसे हों तो इस भारत में क्या नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यही है कि आरक्षण दीजिए, पर स्किल से समझौता मत करिए, योग्यता से समझौता मत करिए। अगर कोई विद्यार्थी योग्य है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से है, तो उसको आगे बढ़ाइए, वही आपके देश का नाम रोशन करेगा। अपने हक के लिए लड़िए, अपने हक को जानिए, जागरूक रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।